जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं नेहा विश्वकर्मा। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आगरा से बड़ी जानकारी। आगरा दौरे पर रहने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। 2 दिवसीय दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ 25 और 26 जुलाई को सीएम का आगरा दौरा है और 25 जुलाई को टाटा ग्राउंड में सीएम जनसभा को संबोधित करेंगे। कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी सीएम की ओर से किया जाएगा। ब्रिज तीर्थ विकास परिषद की बैठक लेंगे। 26 जुलाई को पहुंचेंगे अंबेडकर विश्वविद्यालय। सीएम योगी कैशलेस योजना का भी शुभारंभ करेंगे। बड़ी जानकारी इस वक्त की बता दें आपको। सीएम योगी का दौरा कई मायनों में अहम। सीएम योगी 2 दिवसीय आगरा दौरे पर रहने वाले हैं और 25-26 जुलाई को आगरा में कई कार्यक्रमों का आयोजन है। 25 जुलाई को टाटा ग्राउंड में सीएम जनसभा को संबोधित करेंगे। कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा सीएम की ओर से। ब्रिज तीर्थ विकास परिषद की बैठक भी लेंगे सीएम। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए आगरा से ब्रिज किशोर शर्मा जुड़ चुके हैं हमारे साथ। क्या कुछ जानकारी सीएम के दौरे को लेकर, क्या कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं जो शुरू होंगी? जुलाई आगरा दौरे पर रहेंगे। कल करीब 4 बजे शाम आगरा पहुंचेंगे, जहां 342.46 करोड़ की लागत वाली परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। तमाम जो योजनाएं हैं पहले से चल रही हैं और नई कई योजना आगरा को सौगात मिलने वाली है और बड़ी ताजनगरी को जो सौगात है, क्योंकि सीएम कल आगरा पहुंच रहे हैं और इतनी बड़ी सौगात आगरा को मिलने वाली है। वहीं ब्रज तीर्थ विकास परिषद की बैठक भी सीएम लेंगे, जिसके बाद कानून व्यवस्था के ऊपर जो समीक्षा बैठक होनी है, जो कानून व्यवस्था है, जो पूरे जिले की मंडल की बैठक होनी है, उस बैठक को लेंगे। उसके बाद 26 जुलाई को अम्बेडकर विश्वविद्यालय जाएंगे, जहाँ हायर एजुकेशन कैशलेस योजना का शुभारंभ होगा। सबसे बड़ी बात है कि सीएम योगी आगरा कल पहुंचेंगे। आगरा को बड़ी कई परियोजनाएं के लाभ मिलने वाला है और जो मेट्रो की कार्य योजना पहले से चल रही थी, कहीं ना कहीं उस मेट्रो की कार्य योजना को लेकर के सीएम वार्ता करेंगे। तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी बात की जाएगी, क्योंकि सुरक्षा को लेकर चाहे नारी सुरक्षा हो, चाहे गुंडों से सुरक्षा हो, तमाम जो सुरक्षा के जो सरकार दावे करती है उसे को लेकर तमाम प्रशासनिक अधिकारियों उनसे बात की जाएगी। जी देखिए, विधानसभा चुनाव को लेकर देखा जा रहा है कि बीजेपी बहुत ज्यादा सक्रिय है और सीएम भी लगातार दौरा कर रहे हैं, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हो या फिर पूर्वांचल का हो। राजनीतिक लिहाज से ये दौरा कितना अहम है? ठीक है, जिस तरह लगातार जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं और सीएम लगातार दौरे कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो 2027 के विधानसभा चुनाव है, इस जो दौरा है उससे भी जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि कई परियोजनाओं का लाभ मिलेगा और इसी के साथ जो जनप्रतिनिधि है उसके साथ बैठक भी होगी। और कहीं ना कहीं जो सुरक्षा की बात है, लोग सुरक्षा को लेकर चल रहे हैं, सीएम की अहम भूमिका है सुरक्षा, चाहे महिला सुरक्षा हो, तमाम जो योजना है उन्हें लेकर जो 2027 का चुनाव है उनका एजेंडा तैयार कर लिया गया है। 2027 का एजेंडा तैयार कर लिया गया है। कहीं ना कहीं सीएम का आगमन 2027 के चुनाव को लेकर भी देखा जा रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिज किशोर आपका तमाम जानकारी के लिए। और गोरखपुर दौरे के तीसरे दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 दिन की शुरुआत गोरखनाथ मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना और गौ सेवा के साथ की। इसके बाद मंदिर परिसर में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में उन्होंने दूर दराज से आए लोगों की समस्याएं सुनी, उनकी शिकायतें सुनी। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को सभी मामलों का प्राथमिकता से, निष्पक्षता से, गुणवत्तापूर्वक निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनता की समस्याओं के समाधान में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जनता दर्शन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में फरियादी अपनी समस्याएं लेकर सीएम के सामने पहुंचे थे। वहीं नीट पेपर लीक पर मचा घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ सीजेपी का प्रदर्शन तो दूसरी तरफ विपक्ष सरकार को लगातार घेरती हुई नजर आ रही है, हमलावर नजर आ रही है। इसी बीच दिल्ली में सीजेपी प्रवक्ताओं के साथ सरकार की अहम बैठक हुई है, जहां पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने सीजेपी प्रवक्ताओं के साथ बैठक की। करीब 2 घंटे तक चली इस बैठक में सीजेपी के प्रवक्ताओं की तरफ से सरकार को मांग पत्र सौंपा गया है और इसमें 3 मुख्य मांगे रखी गई हैं, जिसमें शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा रखा गया। 20 से ज्यादा उन लोगों के परिजनों को मुआवजा जिन्होंने नीट पेपर लीक से आहत होकर आत्महत्या कर ली और आंदोलन करने वाले लोगों पर
कानूनी कार्रवाई न करने की मांग की गई है। वहीं इस मामले पर सियासी घमासान मचा हुआ है, जिसे लेकर विपक्ष ने सरकार पर सवाल उठाए हैं, तो सत्ता पक्ष की ओर से जमकर पलटवार किया जा रहा है। और ये तस्वीरें जब मुलाकात हुई है, केंद्रीय मंत्री और सीजेपी के प्रवक्ता जब पहुंचे, उन्होंने लिखित तौर पर ये अपना मांग पत्र सौंपा है। मुख्य रूप से इसमें 3 मांगों को शामिल किया गया है और इस बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी साझा की गई। अब सरकार तो लीपापोती करने की बात करेगी, सख्त से सख्त बिल ले आए, लेकिन जो बीत चुका है क्या सरकार वापस ला सकती है उस बातों को? क्या 20 जो जाने गई हमारे छात्रों की, क्या सरकार ला सकती है? क्या किसी तरह वो समझा सकती है उनके परिवार वालों को? आखिरकार ये गलती किसकी है, सवाल इस बात का है। और हम चाहते हैं, और पूरे छात्र जो दिल्ली में आए हैं और जो लगातार आ रहे हैं, वो भी यही चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। वो इसीलिए भी होना चाहिए, कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी और जिम्मेदारी सेट होनी ही चाहिए, जिससे कि अगली बार ये चीज़ नहीं रिपीट हो। क्योंकि 2024 में भी पेपर लीक हुआ था, इसी तरह बच्चों ने खुदकुशी करी तो फिर क्या हुआ था? आज हम कहाँ खड़े हैं 2024 की रिपोर्ट को लेके? तो सरकार तो खाली लीपापोते की बात करेगी। और क्योंकि दिल्ली में जो पुलिस है वो केंद्र सरकार के अंडर आती है, तो कहीं ना कहीं जिन जिन बच्चों का ये खून बहा है सड़कों पर, उन तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के जो हाथ हैं वो बच्चों के खून से रंगे हैं। जितने छात्रों का खून बहा है, तो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी सांसद हैं और पूरी सरकार के हाथ हमारे छात्रों के खूनों से रंगे हुए हैं आज। इस तो लॉ पहले से नहीं था क्या? ये अपराध करने वालों को दंडित करने के लिए क्या लॉ पहले से नहीं था? एनफोर्स करने वाली एजेंसी कौन है? किसी खिलाफ कार्रवाई हुई? इसी नीट का जो किंग पिन था उसको कल सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी। क्या कानून बनाएंगे स्टंजन? 1 सप्ताह से ज्यादा हो गया, लाखों छात्र, युवा, बेटियां धरने बैठे हैं और नीट पेपर जो लीक हुआ है, जिससे करोड़ों नौजवानों के भविष्य को अंधेरा किया गया। एक छोटी सी मांग लेकर बैठे हैं कि शिक्षा मंत्री जिसकी जिम्मेदारी होती है इस्तीफा दें। लेकिन अफसोस है कि हजारों छात्रों के ऊपर, बेटियों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, हाथ पैर तोड़े गए, सिर से खून बहाया गया। यहाँ तक डिम्पल यादव जी हमारे नेता हैं, उनको भी हाथ पे चोटें आई। माननीय अखिलेश जी को गिरफ्तार भी किया गया। पार्टी के नजर में युवा हमारा देश का भविष्य है और युवा किसी राजनीतिक दल का नहीं है, बल्कि देश का एसेट है। और प्रधानमंत्री जी सदैव हमेशा उस युवाओं पे फोकस किया है। और हमने देखे होंगे कि नीट परीक्षा के लीक होने के बाद तत्काल उस पर सख्त कार्रवाई भी की और बच्चों का भविष्य खराब ना हो, जल्द से जल्द नीट का अच्छी तरीके से परीक्षा भी कराए, लाखों परीक्षार्थियों को भाग हुए। और हम विपक्ष से भी कह रहे हैं कि आप आओ सदन में बात करो कि युवाओं के लिए आगे कोई दिक्कत ना आए, वैसा जो आपके पास सुझाव हो दें ताकि उसका कानून बनावे नया, ताकि आगे से पेपर लीक ना हो। और हम लोग इस फैसले का स्वागत करता हूँ। अब बुद्धिमान आदमी के निश्चित रूप से संवैधानिक अधिकार के संवैधानिक तरीके, लोकतांत्रिक तरीका ही है और उसके लिए सरकार को भी धन्यवाद दूँ, वांचों को भी करता हूँ। सर, पीएम मोदी ने वीडियो जारी कर, विपक्ष को चाहिए कि सदन में जाकर इसका समर्थन करे, आराम से कड़े कानून बनाए, लेकिन इस पर विपक्ष देखना इस पर क्या करती है, क्योंकि जितना नकल माफिया हैं सब उन्हीं के समय के हैं और जितने जो थे पेपर लीक माफिया सब ये जड़े पहले से हैं आज के दिन में। मोदी देखो हमेशा किसान, नौजवान और गरीब की बात करते हैं और हमारी सरकार इन नौजवानों के साथ खड़ी है। वहीं कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के सोनम वांगचुक को लेकर दिए गए बयान पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने आरोप लगाया कि छात्रों के शांतिपूर्ण आंदोलन में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी ने घुसकर माहौल को खराब करने की कोशिश की। मौर्य ने कहा कि जिन हालात में शांति से संभाला जा सकता था, उन्हें विपक्ष ने राजनीतिक लाभ के लिए बिगाड़ दिया। देखिए, कांग्रेस का आचरण अत्यधिक घटिया है। जिस व्यक्ति ने इतने दिनों तक अनिश्चितकालीन अनशन किया, छात्रों की मांग को शांतिपूर्ण ढंग से बुलंद किया, उस आंदोलन के अंदर घुस करके कांग्रेसियों ने, सपाइयों ने, आपियों ने
इन लोगों ने अराजकता पैदा करने की कोशिश की और जो परिस्थिति शांतिपूर्ण ढंग से निपट सकती थी उसको इन लोगों ने शांति भंग की अवस्था में ले जाने का काम किया है। तो कांग्रेस बहुत बुरे दुर्दिन देखेगी आने वाले समय में। सपा बहुत बुरा हाल होगा, आम आदमी पार्टी का बुरा हाल है ही। तो यह सब अपना राजनीतिक भविष्य मान के चले कि अंधकार में रहने वाला देश के युवाओं का, देशवासियों का विश्वास भाजपा पर है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी की बयानबाजी केवल छात्रों के कंधों पर बंदूक रख करके समाजवादी पार्टी का भविष्य तलाशने का प्रयास है। क्या करना है, देश माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा करता है और श्री अखिलेश यादव जी या श्री राहुल गांधी या श्रीमती प्रियंका वाड्रा या श्री अरविंद केजरीवाल छात्रों के नाम पर ये जो नाटक कर रहे हैं वो बंद करें। वहीं सहारनपुर में दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के आंदोलन में एक छात्रा की मौत के बाद कांग्रेस ने कैंडल जलाकर उसे श्रद्धांजलि दी है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अपील के बाद कांग्रेस नेता दिल्ली जाने की तैयारी में जुट गए, जिसे लेकर कांग्रेस नेता चंद्रजीत सिंह निक्कू को पुलिस ने 48 घंटे तक उन्हीं के घर में हाउस अरेस्ट कर रखा था। सरदार निक्कू ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू हुई ये लड़ाई केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बिना नहीं रुकेगी। पूरा भारत का स्टूडेंट्स परीक्षाओं में जो परीक्षाएं लीक होती हैं उसको लेकर के उबल रहा था, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहा था और उसी को लेकर पिछले महीने भर से दिल्ली में छात्र आंदोलित थे। उसी आंदोलन में पुलिस ने संसद मार्ग करते हुए स्टूडेंट्स के ऊपर जो अत्याचार किया, लाठीचार्ज किया, हमला किया, उसमें एक देश की बेटी शहीद हो गई। उस बेटी को शहीद बेटी को श्रद्धांजलि देने के लिए और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर के हम लोगों ने आज ये कैंडल जला करके उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए उनके इस्तीफे की मांग की है। और यूपी के अमरोहा जिले में पेशे से किसान रमेश की 3 बेटियां सरोज, सावित्री और संतोष ने विकास उर्फ निक्कू के साथ शादी कर ली। बीते बुधवार को सामने आए एक वीडियो में युवक को तीनों की मांग भरते हुए हवन वेदी के सामने फेरे लेते हुए देखा गया। इस मामले का वीडियो जो है वो रील माना जा रहा था, लेकिन अब तीनों बहनों और उनके पति विकास ने कैमरे पर आकर साफ कर दिया कि ये शादी बिल्कुल असली है और शादी के बाद चारों साथ में खुश हैं और उन्होंने फॉलोअर्स से ट्रोल न करने की अपील की। और रुक करते हैं बड़ी खबर का। अलीगढ़ से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अलीगढ़ से यह हैरान करने वाला मामला और एक पिता सामने आया, बच्चों को प्रशासन के हवाले कर दिया। पिता ने अपने 4 बच्चों को प्रशासन के हवाले किया है। प्रशासन के हवाले करने के बाद पिता की ओर से कहा गया कि वो असमर्थ है बच्चों को पालने में। पत्नी की मौत के बाद उसने बच्चों को प्रशासन के हवाले किया है। पिता ने कहा, परेशान हूं इसलिए अनाथालय भेज रहा हूं। बच्चे चलते फिरते लोगों पर पत्थर मार देते हैं और वो परेशान है। पुलिस ने बताया कि बच्चों के साथ मारपीट होती है। बच्चों के साथ मारपीट चाचा और पिता करते हैं। पुलिस ने चारों बच्चों को आगरा अनाथालय भिजवा दिया है। तो अलीगढ़ का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर पिता की ओर से अपने 4 बच्चों को प्रशासन के हवाले कर दिया गया, ये कहकर कि वो बच्चों को पालने में असमर्थ है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अलीगढ़ से जयदेव खान जुड़ चुके हैं। क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले पर? अजीबोगरीब मामला है, एक पिता ने अपने 4 बच्चों को प्रशासन के हवाले कर दिया। क्या वाकई वो परेशान है? क्या जानकारी इस मामले पर? देखिए, हम आपको बता दें कि टांगा बल्ला क्षेत्र के एक गांव का मामला है, जहां एक व्यक्ति की पत्नी जो है उसका देहांत हो गया। पत्नी की देहांत होने के बाद में बच्चों की देख रेख करने वाला कोई नहीं मिला, जिसको लेकर बच्चे जो है गांव में शैतानियां करने लगे और शैतानियों से तंग आकर व्यक्ति जो है आज 4 बच्चों को लेकर जिला कार्यालय पहुंचा है और उन्होंने जिला कार्यालय पर जाकर डीएम को सुपुर्द कर दिया गया है, जहां से डीएम एनजीओ द्वारा उसे आगरा भिजवाया गया है। जी, मतलब ये मामला आर्थिक परेशानी का नहीं है। पिता की ओर से कहा जा रहा है कि वो बच्चों को पालने में परेशान है और उनकी शैतानियों की वजह से, या फिर जो भी मामला आ रहा है कि पत्थर मार देते, इसकी वजह से प्रशासन को सौंप दिए गए बच्चे।
जी, बताया जाता है कि बच्चों की देख रेख करने के लिए घर पर कोई नहीं है। जो व्यक्ति है वो अपनी मेहनत मजदूरी करता है, वो अपनी मेहनत मजदूरी के लिए सुबह से लेकर शाम तक चला जाता है, और जब घर आता है तो घर मोहल्ले और बस्ती के लोगों की शिकायतें मिलती है, जिससे वो तंग आ गया है, और तंग आने के चक्कर में बच्चों की शरारत को लेकर जो है वो आज वो पहुंचा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और सहारनपुर में कांवड़ यात्रा को लेकर बाजार पूरी तरह से सज चुके हैं। व्यापारियों को इस बार बड़ी संख्या में कांवड़ियों को आने और अच्छी बिक्री की उम्मीद है। दुकानों पर भगवा टी शर्ट, स्कार्फ, झंडे, बैनर और पूजा सामग्री भरपूर स्टॉक में रखी गई है। ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए कई उत्पादों पर AI जनरेटेड डिजाइन का भी इस्तेमाल किया गया है। व्यापारियों का मानना है कि कांवड़ यात्रा से स्थानीय कारोबार को बढ़ावा मिलेगा। एक रिपोर्ट। सालाना कांवड़ यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में व्यापारियों की अच्छी आमदनी होती है। तीर्थ यात्रा के रास्ते से गुजरने वाले हजारों श्रद्धालु कांवड़ से जुड़ा सामान खरीदते हैं। हर साल की तरह इस बार भी ऐसी ही उम्मीद है। शहर के दुकानदारों ने कांवड़ियों की भारी भीड़ को देखते हुए अपनी दुकानों में भगवा रंग की टी शर्ट, स्कार्फ, झंडे और बैनर का स्टॉक जमा कर लिया है। इनमें से कई डिजाइन AI जनरेटेड इमेज का इस्तेमाल कर बनाए गए हैं ताकि वो देखने में और आकर्षक लगें। AI से जनरेटेड इस बार अपना डिजिटल के पन्ने चल रहे हैं, जैसे जिसपे प्रेमानंद जी महाराज का ज़्यादा क्रेज है। इस बार उनको ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं और बहुत डिज़ाइन है उसमें, AI जनरेटेड आइटम है, अच्छे डिज़ाइन हैं। हमने भी पहली बार देखे, हमारे को देख के हुआ था कि ये चीज़ चलेगी, बहुत अच्छे डिज़ाइन बने हुए हैं। कांवड़ सीजन चल रहा है। कांवड़ सीजन में इस बार काफ़ी अच्छी मतलब अलग वैरायटियाँ बन रही हैं। कांवड़ लेके जाते हैं कलश कांवड़ी है, तो उस कलश को मतलब लपेटने के लिए और अपने ऊपर शोल्डर पर रखने के लिए वो लोग इस साफे का यूज़ कर रहे हैं। मतलब काफ़ी बिक रहा है। मतलब डिमांड इतनी है कि कहीं ना कहीं इसको मतलब पूर्ति करने में दिक्कत आ रही है, और फिर भी प्रयास पूरा कर रहे हैं। अभी लगभग 15 दिन रहे हैं अभी और सीजन में, तो अभी तक का सीजन बहुत अच्छा रहा है। सिर्फ तीर्थयात्री ही इन उत्पादों को खरीदने के लिए यहाँ नहीं रुकते। आसपास के कस्बों के खुदरा विक्रेता भी इनकी अच्छी क्वालिटी और लोकप्रियता के कारण इन्हें थोक भाव पर खरीदने के लिए बाजार में आते हैं। कांवड़ की ड्रेस पिछले 10 साल से माल खरीद रहे हैं। यहाँ सभी तरीके का और सभी सस्ता रेटों में आइटम मिलता है, और क्वांटिटी के हिसाब से भी और रेटों के हिसाब से भी, और क्वालिटी नई से नहीं मिलती है। हर बार कुछ ना कुछ नया मिलता है। कई प्रोडक्ट्स ऐसे कारीगरों ने बनाए हैं जो मुस्लिम हैं। उनका कहना है कि सालों से वो इस काम को कर रहे हैं। मेरे को हो गया लगभग 8 से 10 साल। हाँ जी, इस जगह पे करते हैं। हाँ, कावड़ काटते हैं, और इसके बाद में अब उसका होली का सीजन चालू हो जाएगा तो होली की ड्रेस कटनी चालू हो जाएगी। हाँ जी, तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ सब मिलजुल के रहते हैं, कोई नो टेंशन। हर साल लाखों हिंदू कावड़ यात्रा में हिस्सा लेते हैं। वो पवित्र नदियों से जल लेकर उसे अपने इलाकों में भगवान शिव के मंदिरों में चढ़ाते हैं। इस साल कावड़ यात्रा 30 जुलाई से शुरू होकर शिवरात्रि के दिन 11 अगस्त को समाप्त होगी। और वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से कई जगहों पर समस्याएं देखने को मिल रही हैं। बढ़ते पानी की वजह से जनजीवन प्रभावित हो रहा है और कारोबार पर भी असर पड़ रहा है। एक रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर के मशहूर घाट धीरे धीरे गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर में डूबते जा रहे हैं, जिससे रोजमर्रा की जिंदगी और लोगों की आजीविका पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। बढ़ते पानी के कारण घाट के किनारे बने कई छोटे मंदिर आंशिक रूप से जलमग्न हो गए हैं, जिससे सावन के पवित्र महीने से पहले श्रद्धालुओं के बीच चिंताएं बढ़ गई हैं। गंगा नदी में जलस्तर जैसे जैसे बढ़ रहा है, घाट के किनारे पूजा पाठ करने वाले पुजारियों का कहना है कि सावन के दौरान विशेष अनुष्ठान करने के लिए यहाँ जुटने वाले श्रद्धालुओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अभी तो गंगा जी का जलस्तर 5 से 6 फुट गंगा जी का जलस्तर बढ़ रहा है। अब दिन प्रतिदिन हम लोग का सावन आने वाला है, तो सावन में क्या है कि नीचे जो है कि गंगा जी के जलस्तर के पास हम लोग का नीचे छोटे छोटे मंदिरिया रहते हैं। तो हम लोग का सावन में सोमवार अब आने की उम्मीद में हम लोग छोटा मोटा अपना नीचे रुद्राभिषेक कराते थे। अब जलस्तर बढ़ने के बाद मंदिरिया डूब रही, तो इससे हम लोग बहुत दिक्कतें परेशानी आएंगी।
उफान के कारण गंगा नदी में उतरना जोखिम भरा हो गया है और पानी का स्तर बढ़ने से नाव चलाने वालों और उन लोगों की आजीविका पर भी असर पड़ा है जिनकी रोजी रोटी घाटों पर आने वाले सैलानियों से चलती है। माँ गंगा के बढ़ जाने की वजह से सिर्फ नाविकों को दिक्कत नहीं होता है, हमको लगता है कि जो माँ गंगा से जुड़ा हुआ है हर एक इंसान को दिक्कतें होती हैं। नाविक हो गए, ब्राह्मण समाज के लोग हो गए, छोटे मोटे व्यापारी जो हो गए, जो अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, तो माँ गंगा के बढ़ जाने की वजह से सभी लोग को दिक्कतें होती हैं। अगर गंगा का जल स्तर और बढ़ता है तो घाटों के बीच आना जाना और भी मुश्किल हो सकता है, जिससे तीर्थ यात्रियों और वाराणसी के लोगों की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। और फिलहाल इतना ही, बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।